नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे शीत युद्ध के दौर के पार्ट 3 में। और इस पार्ट 3 में हम बात करेंगे किस तरीके के रिलेशंस रहे छोटे राज्यों में और महाशक्तियों के बीच में। उसी के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होगा जानना यहाँ पर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। जब हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हैं तो ये न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर की स्थापना किस तरीके से हुई और किस तरीके से ये आगे बढ़ता गया। उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि भारत की जो नीति थी, जो नीति रही, उसकी किस तरीके से प्रशंसा और आलोचना विश्व में की गई। तो शीत युद्ध के बारे में जैसे कि हमने पहले बात करी, शीत युद्ध एक वो दौर था जहां पे पूरा जो विश्व है, अगर विश्व एक लड़ाई देख रहा था महाशक्तियों के बीच, एक महाशक्तियां जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक मेजर सुपर पावर बनना चाहती थी, जिसकी जो स्टार्टिंग रही, जो शुरुआत रही, वो हुई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। बात करी जाए अगर उस समय 1950 के दौर में देखा जाए, और उस समय तो जो पूरा वर्ल्ड था, पूरा ग्लोब था, वो दो पावर्स में बट चुका था, अमेरिका और यूएसएसआर। तो दोनों ही चाहते कि थे कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो उनके साथ किसी तरीके से जुड़ जाएं। और महाशक्तियों का छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल करने का मुख्य कारण था कि महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल के लिए, और उसी के साथ साथ भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों का, सेना का संचालन कर सके, एक बेस बना सके, मिलिट्री बेस। तो कोई भी अगर ऐसा राज्य होता है वो बफर स्टेट का काम करता है, और वहां पे जब उनकी मित्रता हो जाती है तो वो उस तरीके से वहां पे अपना एक बेस बना सकता है। आर्थिक मदद, इकोनॉमिक के लिए बड़े देशों को छोटे देशों से संबंध बनाने से आर्थिक मदद भी मिली थी, और जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे ऐसे देश थे जो सैन्य खर्च व्यय करने में मददगार हो सकते थे। ऐसे ही एक मार्शल योजना, जो पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने जो मदद की थी, उसे मार्शल योजना के नाम से जाने लगा, या फिर मार्शल प्लान जिसे हम कहते हैं। अगर हम बात करें उस समय में जैसे 1950 के दशक की, और जिस समय पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था, उस टाइम में वहीं पर चीन और यूएसएसआर के रिलेशंस भी कुछ सही नहीं थे। अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखा जाए तो शायद रिलेशंस बहुत अलग हैं, लेकिन उस टाइम में यूएसएसआर और चाइना के बीच 1950 में काफी अनबन हुई, और उसके चलते चलते देखा गया कि वो युद्ध में भी गए। 1969 में चीन और सोवियत संघ के बीच एक घमासान युद्ध भी हुआ। आज हम बात करें, हम एक ऐसे टाइम पीरियड में है जहाँ पे हम मल्टीलेटरलिज्म और बहुत सारे राज्यों की बात करते हैं, बहुत सारी महाशक्तियों की बात करते हैं, लेकिन उस दशक में ऐसा नहीं था। तो शीत युद्ध के कुछ ऐसे सालों की अगर हम बात करें तो ऐसे ही एक टाइम रहा जब क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में हुआ, और उसी समय उससे पहले 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी हुई, जिसे बर्लिन वॉल के नाम से भी जाना जाता है। कोरिया युद्ध की बात करें तो उसका समय 1950 से 1953 तक रहा। वहीं अमेरिका ने वियतनाम पर हस्तक्षेप 1954 में किया। सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप हुआ 1965 में, और जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। सोवियत संघ का विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जो कि पूरी तरीके से अब जो एक समूह था 15 राज्यों का, वो नहीं रहा था 1991 में। तो उसका पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो गया था, और यूएसएसआर की जो सबसे पावरफुल स्टेट उस टाइम पे निकल के आई थी वो थी रशिया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों को सीमित करने के लिए तीन अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पहला था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा परमाणु अप्रसार संधि, और तीसरा परमाणु प्रस्पास परिसीमन संधि। उसी के साथ साथ देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं परमाणु बम की, तो परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी तरीके से भी किसी भी राज्य के लिए पूरे विश्व में सही नहीं है। और जब हथियारों को सीमित करने के लिए आप देखें, कई सारे अग्रीमेंट्स, कई सारे पैक्ट ऐसे हुए हैं जहां पे जो न्यूक्लियर पावर स्टेट है, जो कि महाशक्तियों के पास है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए अग्रीमेंट्स बनाए गए। ये अग्रीमेंट्स बनाने का जो मेजर कारण यही रहा, ताकि जो एक दबाव है कि कोई भी अगर वॉर में आता है, जैसे कि हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं, शीत युद्ध की बात करते हैं, वो वॉर हॉट वॉर ना बन के
कि एक लिमिटेड रह जाए और ऐसा ना हो कि कल को हम एक न्यूक्लियर वॉर में, परमाणु युद्ध में हम वास्तविकता में पहुंच जाए। उसी तरीके से अगर बात करें कुछ हालातों की जर्मनी में, तो बर्लिन की दीवार जो थी वो सन 1961 में खड़ा किया गया था। ये समाजवाद व पूंजीवाद की विचारधारा का प्रतीक थी। इस दीवार की कुल लंबाई 150 किलोमीटर थी और इस दीवार को अगर बात करी जाए जर्मनी के लोगों द्वारा गिरा दिया गया था 1989 में। तो 1989 में इस दीवार को पूरी तरीके से गिरा दिया गया था। तो जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी को दो हिस्सों में बांटा गया। जैसे कि अमेरिका और यूएसए की हम बात करते हैं तो दोनों की जो आइडियोलॉजी थी, दोनों का जो विचार थे वो भी बहुत ज्यादा अलग थे। इसीलिए शीत युद्ध को वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज भी कहा जाता है। उनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा अलग थी। कैसे अलग थी? अगर अमेरिका एक तरफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी जहां पे कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाता था, वहीं पे यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। तो ये जो एक वॉर थी, वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज थी, उसने दिया था इस शीत युद्ध को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन। और साथ ही में जो बर्लिन है जिसमें हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी के दो हिस्से भी इसीलिए हो गए थे क्योंकि मेजर कारण यही था कि जर्मनी भी दो आइडियोलॉजीज में बट चुका था। ऐसे ही हम बात करेंगे अब नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। कोल्ड वॉर जैसे ही अपनी चरम सीमा पे पहुंचा, एक टाइम ऐसा भी आया जब ऐसा लगा कि मानो अब चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन चीजें ठीक नहीं हुई। यहाँ पे बात करना जरूरी है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक वर्ल्ड की स्थापना, जो कि सन 1972 में हुई थी, ताकि विकासशील व नव स्वतंत्र तथा अल्प विकसित देशों को अर्थव्यवस्था का विकार वह सभी कर सके। देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं महाशक्तियों की, तो महाशक्तियों का जो मेजर पर्पस रहा, मेजर एम रहा, वो यही था कि हमें महाशक्ति बन के आना है। वहीं पे जो अभी फिलहाल में ही नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, उनका मकसद कुछ और था। एक स्थापना हुई न्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की या फिर नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की, NIEO। तो अगर देखा जाए तो ये न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर का मतलब क्या था कि एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे जहां जो नई देश हैं उनको मदद मिलेगी। अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो खुद ब खुद सारी व्यवस्था अपने आप कर सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा हमें चाहिए होता है, चाहे वो पदार्थ हो या सामान हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो हमें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, जहां पे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले भी हम किसी ना किसी तरीके से किसी कंट्री पर डिपेंडेंट थे। तो एक नई अर्थव्यवस्था बनाना, एक आर्थिक व्यवस्था बनाना, इसका अर्थ यही था कि इकोनॉमिक टर्म्स में आर्थिक स्थिति कई देशों की मजबूत करना। उसी तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पे दो दो सबसे जरूरी ये टर्म्स हैं, ये वर्ड्स है। प्रतीकतावाद जिसका मतलब होता है खुद को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखना। वहीं तटस्थता का मतलब युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करने से है। इसी तरीके से 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, सो देन टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में 4 सुधारों की बात की गई। तो कौन से वो 4 सुधार थे? पहला था अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। उसी के साथ साथ अल्प विकसित देशों की जो पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरीके से गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। देखिए, किसी भी देश के लिए ट्रेड करना बहुत जरूरी है। उसे बहुत जरूरी है कि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि इकोनॉमी से कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल इनकम है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आज के बारे में भी बात करी जाए, हम जिस तरीके से
किसी भी देश के पावरफुल होने की बात करते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में ले लीजिए, तो जैसे कि रशिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर, वो एक मेजर प्रोड्यूसर है गैस एंड ऑयल का। तो इस तरीके से ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। और इसी के साथ जो तीसरी तीसरी सुधार की बात की गई थी वो थी पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। उसी के साथ साथ जो देश विकसित नहीं है उन देशों की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। तो एक तरीके से एक नए वर्ल्ड का, जहाँ पे जो अल्प विकसित देश थे जो अभी विकसित हो रहे थे उनके लिए ये एक नई कह सकते हैं पॉलिसी रही। और यही वो रिपोर्ट थी जिसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर हम बात करें तो नैम एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ये सभी देश मौजूद थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा अहम रही। और भारत की अगर बात करें तो भारत ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ट्रेड और इंपोर्ट की जो हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, उसका भी कई हद तक फायदा उठाया। लेकिन भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमे मंदी से अलग रखा। भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमों में जाने का पुरजोर विरोध किया। और इसी तरीके से गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को कई फायदे हुए। गुटनिरपेक्ष के कारण भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता हुआ, ना कि महाशक्तियों और उसके खेमे खेमे के देशों का। तो भारत हमेशा से स्थिति में रहा है कि महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो वह दूसरी महाशक्ति करीब आने की कोशिश करे। इसी को हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, या फिर इसी को हम कहते हैं हमारी डिप्लोमेसी। तो अगर देखा जाए जिस तरीके से भारत के सामने भी जो उस समय स्थिति थी, क्योंकि हमारी तरह कई नए देश उस समय बने थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, सबसे ज्यादा जरूरी था अपनी देश की डेवलपमेंट करना, अपने देश की नेशनल इनकम को बढ़ाना। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन से नहीं होता, डेवलपमेंट का मतलब जहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, हर जगह पे उसका फोकस रहा है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो हमारे भारत के नेता हैं उनकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही है। और उसी के साथ साथ देखा जाए और जिस तरीके से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की हम बात करते हैं उसमें भी भारत ने काफी अच्छी तरीके से काम किया और अच्छा मुकाम हासिल किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने काफी अहम भूमिका निभाई। भारत की नीति ना तो कह सकते हैं कि नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। जैसे कि हमने बात करी थी कि नैम का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं होता, नैम का मतलब किसी भी तरीके से पलायन नहीं होता है। इसके विपरीत भारत शीत युद्ध कालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था कि इस तरीके का इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए जहां पे पीस और स्टेबिलिटी कई हद तक रहे। तो भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद जो मतभेद थे उन्हें कम करने की पल पल कोशिश करी। और किस तरीके से ये जो रूप जो युद्ध ले चुका था और ये एक न्यूक्लियर वॉर में ना बदल जाए उसके लिए भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करी जाए इसकी कि भारत ने किस तरीके से एक समय एक स्टैंड लिया, एक कंक्लूजन लिया, लेकिन भारत की इस नीति की कई जगह आलोचना भी की गई कि ये जो पॉलिसी है वो किस तरीके की पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि आप किसी भी वर्ल्ड में न्यूट्रल नहीं रह सकते। लेकिन कि नैम को न्यूट्रल नहीं बोला जा रहा है लेकिन वो किसी तरीके से पलायन ही दिखाती है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि शीत युद्ध के दौर में किस तरीके के रिलेशंस रहे छोटे और बड़े देशों के बीच में। सबसे जरूरी यहाँ पे था जानना कि चीन किस तरीके के रिलेशन बना के रख रहा था यूएसएसआर में शीत युद्ध के दौर पे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थे। लेकिन आज अगर हम सोवियत संघ और चीन के जो कि सोवियत संघ नहीं है, डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, अभी उसका जो मेजर सक्सेसर है वो है रशिया। तो रशिया और चीन के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं। उसके बाद हमने जाना न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में कि किस तरीके से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना हुई। इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने लेक्चर को। थैंक यू।